Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 6, disease of immune system. Immune system के diseases बेसिकली ये चैप्टर इम्यूनो के अंदर आता है. जनरल पैथोलॉजी के अंदर बच्चे इसको नहीं करते होते. स्टूडेंट्स को ये चैप्टर इम्यूनो से करना ज़्यादा अच्छा लगता होता है लेवलिसन से, लेकिन इस वीडियो में हम जनरल पैथोलॉजी के इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, लेविंसन के अंदर नहीं लिखा हुआ. तो हम इसकी भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं. इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर की पहली वीडियो है पार्ट 1, डिजीजेस ऑफ इम्यून सिस्टम. इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर आपने नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ना है, फिर इसके बाद एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स. अगर वो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स एक्सटर्नल एंटीजन के अगेंस्ट हो तो उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर अगर हमारी बॉडी के ओन टिश्यूज़ के हो तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून सेल्फ एंटीजन या इंटरनल एंटीजन. जबकि फॉरेन एंटीजन लेकिन वो हार्मलेस होता है, उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी. इसके बाद रिजेक्शन ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट और इसके बाद लास्ट में इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज अमाइलाइडोसिस. इन सब को हमने इस वीडियो में कवर करना होता है. इस सब को तो पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन हमने जो वीडियो स्टार्ट करेंगे ये सब पढ़ेंगे. तो सबसे पार्ट 1 में नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स हमने पढ़ना है. नॉर्मल के अंदर आपने क्या पढ़ना है, इनेट इम्यून सिस्टम, अडाप्टिव इम्यून सिस्टम. इनेट इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनके रिसेप्टर्स के क्या नेचर होती है, रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं माइक्रोब्स के अगेंस्ट, और नेचुरल किलर सेल क्या है इम्यून सिस्टम की. स्पेसिफिकली इनेट इम्यूनिटी के क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं. इसके बाद अडाप्टिव इम्यूनिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बीओटी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से टिश्यू आते हैं, कौन कौन से सेल आते हैं, किस तरह से काम करते होती है, कौन कौन से मालिक्यूल्स होते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स किस तरह से काम करता होता है, किस तरह से टिश्यू की रिजेक्शन करवाता होता है, ग्राफ्ट की रिजेक्शन किस मैकेनिज्म के जरिए होती है, वो सारा हमने पढ़ना है. तो स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 से. तो ये पार्ट 1 है. तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि इम्यून सिस्टम होता है. कि इम्यून सिस्टम ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है. जिस तरह हमारी कंट्री में जो आर्मी होती है, पुलिस होती है, ठीक होगा, ये सारा डिफेंस सिस्टम होता है. तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारा डिफेंस सिस्टम होता है. नॉर्मली इम्यून सिस्टम करता क्या, इम्यून सिस्टम उस चीज़ों को मारना शुरू कर देता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है. लेकिन ये इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के टिश्यू के अगेंस्ट आना शुरू हो जाए तो वो हमारी बॉडी के टिश्यू को या सेल को डैमेज करना शुरू कर देगा. इसकी वजह से डिजीज़ आना शुरू हो जाएगी. तो जो इनएप्रोप्रिएट एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें वो रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी के ओन टिश्यू के अगेंस्ट हो तो उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं. या फिर अगर यही इम्यून रिस्पॉन्स किसी इन्वायरमेंटल एंटीजन के अगेंस्ट हो लेकिन वो एंटीजन हार्मलेस हो, इनोक्यूअस हो, तो उसको एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं. इम्यून सिस्टम के फ़ायदे और नुकसान आपको बता दिया कि नॉर्मली हमारी बॉडी में डिफेंस वगैरह के लिए, लेकिन अगर ये इनअप्रोप्रिएट या एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे तो आपको हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी की डेफिनेशन. इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है, द प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस पैथोजन. सिंपल डेफिनेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस पैथोजन. ऐसे पैथोजन जो बीमारी फैला सकते होते हैं, इन्फेक्शन फैला सकते होती हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी. इम्यूनिटी को ब्रॉडेस्ट सेंस में और नैरोएस्ट सेंस में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ये तो था नैरोएस्ट सेंस में, किसी इन्फेक्शियस पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. लेकिन ब्रॉडेस्ट सेंस में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो तमाम रिएक्शन होस्ट सिस्टम के, होस्ट ह्यूमन भी हो सकता है, कोई एनिमल भी, तो होस्ट के वो तमाम रिएक्शन जो किसी कैंसर के अगेंस्ट हो, जो किसी टिश्यू ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट हो, या अपनी बॉडी के एंटीजन के अगेंस्ट हो, या बाहर वाले एंटीजन के अगेंस्ट हो, तो उन सब को क्या बोलते हैं, उन सब में इम्यूनिटी आती है. तो इम्यूनिटी में होस्ट रिएक्शन एक तो इन्फेक्शियस पैथोजन के अगेंस्ट आता है, नंबर 1 इन्फेक्शियस पैथोजन, नंबर 2 कैंसर या ट्यूमर सेल, नंबर 3 टिश्यू ट्रांसप्लांट या ग्राफ्ट के लिए भी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, या कभी कभार हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम दो तरह का होता है, इनेट और अडाप्टिव. इनेट को नेचुरल या नेटिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, अडाप्टिव को एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं, इनेट को जनरल भी बोलते होते हैं क्योंकि इसका जनरल रिस्पॉन्स होता है. तो ये तमाम इनेट इम्यूनिटी के अंदर तमाम इंट्रिंसिक मैकेनिज्म आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, इमीडिएट काम करते होते हैं. अडाप्टिव का जो मैकेनिज्म है थोड़ा स्लो है, इसको डेवलप होने में टाइम लगता होता है, लेकिन इनेट वाला को डेवलप होने में काफ़ी टाइम नहीं लगता होता है, जल्दी से डेवलप हो जाता है. सबसे पहला रिस्पॉन्स इनेट का आता होता है, लेकिन इनेट वाला शॉर्ट
लिव्ड है, इसका कोई मेमोरी नहीं होता। लेकिन जो अडाप्टिव वाला होता है इसका एक मेमोरी सेल्स होती है, तो उसका आपको लॉन्ग टर्म लेवल के ऊपर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों के अंदर आता होता है, जबकि अडाप्टिव इम्यूनिटी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आती होती है। स्टार्ट करते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जिसको हम नेचुरल या नेटिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट होती है। इनेट का मतलब ये कि ऑलवेज प्रेजेंट, चाहे एंटीजन का एक्सपोजर है या नहीं है, पहले से एक्टिव होती है। सबसे पहला जो रिस्पॉन्स आता है इम्यूनिटी का वो इसी इनेट का आता होता है। तो सब ऑलवेज प्रेजेंट, और ये इमीडिएट डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट माइक्रोब और डैमेज टिश्यू को या कैंसर सेल को रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनेट के अंदर कौन कौन से सेल आते हैं, अडाप्टिव के अंदर कौन कौन से आती है। इनेट के अंदर आप ये देखो कि इनेट के अंदर एपिथेलियल बैरियर्स आती है, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल कौन कौन से हैं, डेंड्रेटिक सेल, फैगोसाइट्स, कॉम्प्लीमेंट, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक हो गया। और अगर हमारे नेचुरल फ्लोरा भी आ जाते हैं जिसको आप बायोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। अडाप्टिव के अंदर बी और टी लिम्फोसाइट आती है। बी लिम्फोसाइट ने एक्टिवेट उनके प्लाज्मा सेल बनाना होता है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज, जबकि टी लिम्फोसाइट ये डेंड्रेटिक सेल से जब कॉन्टैक्ट करती है, डेंड्रेटिक सेल से इनकी प्राइमिंग होती है, इनकी सेंसिटाइजेशन होती है, इनकी एक्टिवेशन होती है, तब ये जाके कोई इफेक्टर टी सेल बनते हैं। हेल्पर सेल साइटोकाइन प्रोड्यूस करती है, जबकि साइटोटॉक्सिक सेल परफोरिन गैर प्रोड्यूस करते हैं। ये परफोरिन गैर हमारे इन्फेक्टेड सेल को या ट्यूमरस सेल को डैमेज कर देती है। कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या होती है। पहला एपिथेलियल बैरियर्स नजर आ रही होगी, बाहर स्किन और अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि माइक्रोब्स की एंट्री को ब्लॉक कर देती है। दूसरा सेल, फैगोसाइटिक सेल, जिसमें न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, ये चीज़ आ जाती है। ये क्या फैगोसाइटिक है। डेंड्रिटिक सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। नेचुरल किलर सेल या दूसरे सेल भी आना शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन्स कौन कौन सी आती है, प्लाज्मा प्रोटीन में कॉम्प्लीमेंट के प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। वन बाय वन इनको देखते हैं। पहला है हमारे एपिथेलियल बैरियर्स, तो बैरियर बाहर स्किन और अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जीआईटी में, रिस्पायरेटरी ट्रैक में, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक, इन सब के अंदर होती है। पहली बात ये मैकेनिकल बैरियर के तौर पे काम आती है, माइक्रोब्स की एंट्री को मिनिमाइज कर देती है। दूसरी चीज़, ये एपिथेलियल सेल्स कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड प्रोड्यूस करती है, डिफेंसिन्स वगैरह, ठीक है, डिफेंसिस। और कुछ लिम्फोसाइट्स भी होते हैं इन एपिथेलियम के अंदर जो उन माइक्रोब्स को डैमेज कर सकते होते हैं। अगर ये माइक्रोब्स इस एपिथेलियल बैरियर को, जिसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, इसको ब्रीच कर जाती है, तब इनको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सेल्स आ जाएंगे। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, दोनों के दोनों ब्लड के अंदर दौड़ेगा। मोनोसाइट मैक्रोफेजेस बनाना है जो टिश्यू के अंदर बनते हैं। न्यूट्रोफिल जो हमारे सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, ये नॉर्मली ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी जगह पर इन्फेक्शन आ जाएगा तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और ये वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। जो मोनोसाइट होती है टिश्यू में एंटर होने के बाद, मैच्योर होने के बाद मैक्रोफेज बना लेते हैं, और कुछ मैक्रोफेज टिश्यू रेजिडेंट हो जाती है, किसी टिश्यू में जाने के बाद वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, वहीं के मैक्रोफेजेस बन जाती हैं। जिस तरह लीवर के अंदर कुफर सेल कहलाते हैं, ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लाया, लंग्स के अंदर एल्विलर मैक्रोफेजेस होते हैं। कहते हैं कि जो मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, हमारी ब्लड सेल्स होते हैं, फीटल लाइफ के अंदर यॉर्क सैक या लीवर से बनते हैं, और जो अडल्ट लाइफ में बोन मैरो वगैरह से बनते होते हैं, ठीक है। बोन मैरो में इनके स्टेम सेल्स होते हैं, ओके। कहते हैं कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर न्यूट्रोफिल और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद है डेंड्रेटिक सेल। डेंड्रेटिक सेल ब्लड के अंदर नहीं होते, बल्कि ये एपिथेलियम के अंदर लिम्फाइड ऑर्गन के अंदर होती है। लिम्फाइड ऑर्गन में प्राइमरी और सेकेंडरी आ जाते हैं। प्राइमरी में बोन मैरो थाइमस आ जाता है, सेकेंडरी में लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, सेप्लिन, थाइमस हो जाता है, सेप्लिन वगैरह हो जाती है, लिम्फ नोड आ जाती है, टॉन्सिल्स आ जाती हैं। तो ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन है, इनके अंदर डेंड्रेटिक सेल होती हैं। ये करते क्या, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो एंटीजन को पकड़ने के बाद इसके पार्शियल प्रोटियोलाइसिस करा देती है। फिर ये इनके सेल की सरफेस के ऊपर एमएचसी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ इसको डिस्प्ले करवा देती है टी लिम्फोसाइट के लिए, क्योंकि टी लिम्फोसाइट इसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को रिकॉग्नाइज करते होते हैं। पहला फंक्शन तो क्या हो गया, एंटीजन प्रेजेंटिंग फंक्शन। दूसरा फंक्शन ये होता है कि डेंड्रेटिक सेल के पास बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो माइक्रोब को सेंस करते हैं, सेल की डैमेज को, नेक्रोटिक सेल को डैमेज करते हैं। जब इनको सेंस करने के बाद कि कोई हमारा सेल डैमेज हो गया या माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर आ गए हैं, तो ये साइटोकाइन के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं जो एंटीवायरल मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, जो इन्फ्लेमेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, एंटीजन प्रेजेंटेशन। दूसरा, ये जो हमारे बॉडी के अंदर डेंजर वगैरह को, इन्फेक्शियस माइक्रोब को या नेक्रोटिक सेल को सेंस करते हैं। पहला फंक्शन एंटीजन की प्रेजेंटेशन करना, दूसरा किसी डेंजर वगैरह को
जिसमें इन्फेक्शियस माइक्रोब या नेक्रोटिक सेल है उनको सेंस करने के बाद इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देना, इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करवा देना। इसके बाद इनेट लिम्फोइड सेल जिसके अंदर आते हैं टिश्यू रेजिडेंट लिम्फोसाइट। बेस्ट एग्जांपल है इसकी नेचुरल किलर सेल। किस में आती है? नेचुरल किलर सेल आ जाती है, लेकिन अब मजीद क्लासिफिकेशन को बाद में पढ़ लेंगे। तो ये होता है क्या है? इनेट लिम्फोइड सेल ILC, टिश्यू रेजिडेंट लिम्फोसाइट, जिस तरह पहले पढ़ा था टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस। अब टिश्यू रेजिडेंट लिम्फोसाइट के ऊपर टी सेल एंटीजन रिसेप्टर नहीं होते। टी सेल के ऊपर तो एंटीजन रिसेप्टर होते हैं, अगर आप यहाँ से देखो ये नजर आ रही होगी TCR, लेकिन इनके ऊपर TCR नहीं होते। फिर इनके ऊपर क्या होगा? इनके ऊपर कुछ और चीज़ें होती है। ये जब TCR नहीं होगा तो ये एंटीजन को रिस्पॉन्ड नहीं करते होते, बल्कि ये साइटोकाइन से और दूसरे मीडिएटर से एक्टिवेट होते हैं। सो साइटोकाइन या मीडिएटर टिश्यू डैमेज की साइट के ऊपर प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक हो गया। अब होता क्या है, जो इनेट लिम्फोइड सेल्स हैं इनको मजीद ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोकाइन दे प्रोड्यूस। कौन सा साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं? जैसे जो ग्रुप 1, 2, 3, इसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है? वही साइटोकाइन प्रोड्यूस करने हैं जो TH1 या हेल्पर टी सेल 1, हेल्पर टी सेल 2, हेल्पर टी सेल 17 प्रोड्यूस करते होते हैं। ये हेल्पर टी सेल की मजीद सब डिवीजन है। ठीक हो गया। नेचुरल किलर सेल इसके अंदर आते होते हैं। नेचुरल किलर सेल की प्रॉपर्टीज वगैरह फंक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरे सेल कौन कौन से आते हैं? इनेट के अंदर मास्ट सेल्स आते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं। एपिथेलियल और एंडोथेलियल सेल्स भी आ सकते हैं इनेट के अंदर। अब लास्ट है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है वो है कॉम्प्लीमेंट, जिसके अंदर वो प्लाज्मा प्रोटीन जो लिवर प्रोड्यूस करता होता है, जो मैक्रोब से एक्टिवेट हो सकती है। जो कॉम्प्लीमेंट है इनके 3 तरह के पाथवे होते हैं, अल्टरनेटिव, लैक्टिन और तीसरा होता है हमारा क्लासिकल पाथवे। अब जो अल्टरनेटिव और जो लैक्टिन पाथवे है ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये इम्यून सिस्टम इनेट के अंदर आता होता है, लेकिन क्लासिकल पाथवे के लिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है एक्टिवेशन के लिए, तो ये अडाप्टिव इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम करता होता है। दूसरी प्रोटीन जो इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर आती है मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है। दोनों के दोनों हम कह सकते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन है। दोनों के दोनों क्या करती है? माइक्रोब्स की कोटिंग करती है, उनके फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है। लंग्स के अंदर जो सर्फेक्टेंट है वो भी इनेट इम्यूनिटी के अंदर आ सकता है, क्योंकि ऐसे माइक्रोब्स जिसको आपने इनहेल किया है इनके खिलाफ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये पार्ट 1 था डिजीजेस ऑफ इम्यून सिस्टम वाली वीडियो का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और आप चाहते हो कि मजीद इस चैप्टर पर वीडियोज़ बने तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।